हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने लक्ष्मीकांत पर और इसमें आज हम बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 69। चैप्टर नंबर 69 देखो, लगभग ये समझो कि 70 चैप्टर्स आपके हो गए है ना कल, और 70 चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद आपके इसमें 92 के आसपास चैप्टर्स है। तो ये समझो कि लगभग आपका जो लक्ष्मीकांत है वह ख़त्म होने की तरफ है। कोशिश करेंगे कि आपको वीक में 4 और 5 डेज एक साथ क्लास देकर ये जो है हम जल्दी से फिनिश करें, ठीक है। फिर आगे और भी पॉलिटी और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स को हम समझेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय विधिक परिषद की। भारतीय विधिक परिषद जो है वह आखिर क्या है, इसकी बात करेंगे। ये टेलीग्राम आईडी है @मंजू PW UPSC वाला। इसको आप सर्च करके ज्वाइन कर लें, स्कैन करके ज्वाइन कर लो इस टेलीग्राम चैनल को। क्लासेस का इन्फॉर्मेशन, नोट्स, PDF, वीडियो लिंक, सारी चीज़ें इस पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे भारतीय विधिज्ञ परिषद की, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आखिर ये है क्या, ये काम क्या करती है, ठीक है, ये किन चीज़ों को रेगुलेट करती है, किन के लिए ये गाइडलाइन, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड जो है वह तैयार करती है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि जो बार काउंसिल है आखिर वह क्या है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। BCI के कार्यों की बात करेंगे, राज्यों में भी इस तरह का काउंसिल है, क्वेश्चंस देखेंगे। और एक और बात हमें पढ़ना है इसमें कि अधिवक्ताओं के जो है वह क्या क्या प्रकार होते हैं, एडवोकेट के जो है वह क्या क्या टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स की हम बात करेंगे। थोड़ा मैं आपसे करंट अफेयर पर डिस्कशन करूंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन ये जो कि UPSC ने 2022 में पूछा हुआ था, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को देखो, सॉल्व बाद में करेंगे। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता को मान्यता के बाहर रखा गया है। विधिज्ञ परिषद यानी बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि विश्वविद्यालय की मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति है। देखो बच्चों, मैं हर एक क्लास के पहले आपने देखा होगा कि हम PYQ जरूर डिस्कस करते हैं। PYQ डिस्कस करते हैं और हम जो भी सिलेबस में टॉपिक है, इस टॉपिक की अप्रोच को समझते हैं कि जो क्वेश्चन है आखिर वह किस तरीके से आता है। साथ में अगर मेन से क्वेश्चन आया है तो मेंस एग्जामिनेशन का भी हम जो क्वेश्चन है वह प्रैक्टिस कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें इन क्लासेस को इतना वैल्यूबल बना देती हैं कि आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने में दिक्कत नहीं होती है। तो मेन मोड देखो, आपके पढ़ने का भी तरीका यही होना चाहिए कि किसी भी जब हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें क्या पूछा जाना है, कैसे पूछा जाना है, एक अगर हमें आइडिया रहता है तब हमारी स्टडी सही डायरेक्शन में जाती है और वही डायरेक्शन हमें चाहिए, ठीक है। तो क्लासेस को कंटिन्यूटी के साथ कीजिए। ऐसे बच्चे जिन्हें ये लग रहा है कि हमारा तो इसके पहले छूट गया है, अब हम क्या करें, तो मान लो ये आपकी 70 नंबर की क्लास से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल है इसमें 92 चैप्टर्स, टोटल 92 चैप्टर है। तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आप यहां से क्लास को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यहां पर ये आप यहां से जो है वह कंटिन्यू कीजिए, जो आपको डेली क्लासेस मिल रही है वो। और यहां पर चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दीजिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 ऐसे स्टार्ट कर दीजिए। 20-25 दिन के आसपास कोशिश करो कि 20-25 दिन संसद या कुछ मौलिक अधिकार, इन कुछ हम टॉपिक्स को अगर छोड़ देते हैं बच्चों, तो बाकी टॉपिक्स में आपको हो सकता है आप 2 लेक्चर एक दिन में कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किताब इस साल है तो अगली साल सब बदल जाने वाला है, या फिर नेक्स्ट ईयर जो है वह सब पूरा पॉलिटी चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे बार बार न्यू बैचेस की डिमांड कर रहे हैं कि मैम न्यू बैच कब आएगा, मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपको 25 के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपको इस चीज़ की आवश्यकता है कि न्यू बैच हो। एक दिमाग में रहता है ना कि नया बैच शुरू हो गया है ना, अपने दिमाग को समझाओ कि भाई ये जो है वह आपके 25 के लिए भी सेम इंपॉर्टेंस रखता है ना। NCERT बदल रही है, वैसे भी हमने न्यू NCERT के अकॉर्डिंगली पढ़ा है। 11th 12th के NCERT पढ़ो। बता इसलिए रही हूँ शुरू में क्योंकि अब आपका प्रीलिम्स हो चुका है, एक सप्ताह बीत चुका है, ठीक है। NCERT आपको 11th 12th की करनी है जो इस पे अवेलेबल है, एंड इसके बाद से जो लक्ष्मीकांत की सीरीज है ये शुरू कर लो, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया, लक्ष्मीकांत को स्टार्ट कर लो इसके बाद कि 7, और हर एक क्लास में नोट्स जरूर बनाओगे, रिवीजन जरूर करोगे, नोट्स प्लस रिवीजन। और अगर ये ना कर पाओ तो फिर क्लास मत देखना, उसके पीछे रीजन है बच्चों, आप अपना बहुमूल्य टाइम जो है वह क्यों बर्बाद करेंगे, है ना। चलो क्लियर है, अब शुरू करते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ये रहा आपका @मंजू PW UPSC वाला। और अब हम आते हैं भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो इसमें देखो हमें समझना है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, भारतीय विधिज्ञ परिषद है, इसकी स्थापना कैसे होती है, इसकी संरचना क्या है, मतलब अध्यक्ष सदस्य कहाँ से आएंगे, कौन होंगे, और ये कार्य क्या करती है। तो ये तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो गई, भारतीय विधिज्ञ परिषद। एक और होता है आपका स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल राज्य विधिक परिषद, राज्य विधिज्ञ परिषद, ठीक है। इसमें भी हमें यही जानना है कि इसकी स्थापना, इसकी संरचना और इसके कार्य, ठीक है। इसके अलावा एक और तीसरा टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है, आपने एडवोकेट सुना होगा, अधिवक्ता। तो ये जो अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं के प्रकार क्या है, हमें उसको समझना है। अधिवक्ताओं के प्रकार, तो इसमें एक होगा आपका वरिष्ठ अधिवक्ता। लिखते जाओ लिखते जाओ, नोट्स बनाओ, बिना नोट्स के बेड़ा पार नहीं होगा, है ना। वरिष्ठ अधिवक्ता। एक होता है आपका एडवोकेट ऑन अकाउंट, है ना। एक आपका क्या होगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नॉट अकाउंट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और एक जो आपका टाइप है वो होगा अन्य अधिवक्ताओं का। तो अब इनकी योग्यता क्या है, योग्यताओं के आधार पर कुछ एक्ट होंगे, कुछ अधिनियम होंगे, है ना, जिसके आधार पर ये जो हमने क्लासिफिकेशन है वह किया हुआ है। तो बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक तरह से पूरे चैप्टर का आपका समरी होता है जो मैं आपको लिखवा देती हूँ। सो भारतीय विधिज्ञ परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका मेन आखिर काम जो है वह क्या है, तो मैं आपको एक वर्ड में अगर बता पाऊंगी तो वह ये हो सकता है कि इसका काम है कि जो हमारे यहाँ कानूनी पेशा है उसको विनियमित करना। जो कानूनी पेशा है प्लस जो कानूनी शिक्षा है, जो वकालत चल रही है ना, इसको रेगुलेट करना, इसको विनियमित करना कि ये कैसे चलेगी, किस तरीके से चलेगी, किन विषयों पर चलेगी, क्या इसके मानक होंगे, क्या इसके स्टैंडर्ड होंगे। तो हमने यहाँ देखा कि इसके लिए देखो देश के स्तर पर एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, भारतीय विधिज्ञ परिषद है। फिर हमने स्टेट के लेवल पर जो है वह स्टेट बार काउंसिल बनाया हुआ है। स्टेट बार काउंसिल स्टेट के लेवल पर बनाया हुआ है कि तो ये स्टेट के लेवल पर ये देखेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो राज्य के अधिवक्ता हैं, राज्य के जो एडवोकेट हैं वो काम करेंगे, क्या उसकी चीज़ें होंगी, क्या उनके मानक होंगे। और यहाँ पर हम टाइप ऑफ एडवोकेट की बात करेंगे, वरिष्ठ एडवोकेट और रिकॉर्ड एंड अन्य अधिवक्ता, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो आप, तो सबसे पहले तो देखो कि जब हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसका आखिर काम मेन क्या है, तो लिखो इसमें कि वकालत, सामान्य भाषा में आप वकालत शब्द समझ रहे हैं ना, और अगर हम वही कह दें कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों में तो विधि व्यवसाय, ठीक है। क्या? विधि व्यवसाय, वकालत विधि व्यवसाय या कानूनी पेशे को विनियमित करना, कानूनी पेशे को विनियमित मतलब रेगुलेट करना, मतलब नियम बनाना इसको रेगुलेशन के लिए, है ना, को विनियमित करना, रेगुलेट द लीगल प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। रेगुलेट द लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन, एंड लीगल एजुकेशन। अब यहां पर हमने एजुकेशन की भी बात कर ली कि ये जो व्यवसाय चल रहा है इसके साथ साथ अगर कहीं वकालत या विधि को लेकर शिक्षा दी जा रही है
तो इस शिक्षा को भी विनियमित करने का काम कैसे करेगा कि ऐसे कॉलेजेस या ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि वकीलों को बना रहे हैं या उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, तो किस तरीके से उनको रेगुलेट किया जाए, वह किस आधार पर शिक्षा दे, क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं पढ़ाया जाए, इन सभी चीज़ों को, तो ये काम होगा, ये काम करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ये कैसा निकाय है? एक स्टैट्यूटरी है। वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक क्यों है? ऑब्वियस सी बात है कि संसद ने अधिनियम बनाकर चूंकि इसको किया। सो देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि मुख्य इसकी बिल्डिंग नई दिल्ली में है, संसद के द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है जो भारतीय बार को विनियमित और प्रतिनिधित्व करता है। करेगा क्या कि जो यहाँ पर ये वकालत है, अब वकालत को विनियमित कर रहा है, मतलब वकीलों को विनियमित कर रहा है, तो जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, उनका आचरण क्या हो, मतलब वो किस तरीके से बिहेव करे, है ना, इनका आचरण किस तरीके का हो, शिष्टाचार, ये मानक तय करेगा, ये स्टैंडर्ड बनाएगा कि आप इस तरीके से ही बिहेव कर सकते हैं। सो पेशेवर आचरण और शिक्षा के शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करेगा, अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। जैसे कि अभी क्या हुआ रिसेंटली, आप देखते हैं कि जो अब सोशल मीडिया पे विज्ञापन नहीं किया तो भैया कुछ भी नहीं करा। ऐसे में जो वकील और कुछ अधिवक्ताओं ने क्या किया कि जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे हम व्हाट्सएप की बात कर ले, फेसबुक की बात कर ले, हम इंस्टा की बात कर ले, तो आप क्या है कि विधि व्यवसाय जो है, आपकी वकालत कर रहे हैं, आपसे जुड़ा हुआ कोई मामला है, आप उसका विज्ञापन इंडिया में तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं कर सकते, यूएसए में कर सकते हैं, यूके में कर सकते हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड में भी कर सकते हैं, कुछ प्रतिबंध हैं, बट लेकिन इंडिया में क्या है कि इसको जो एक्ट बनाया गया है ना, उस एक्ट में ये कहा गया है कि जो ये वकील, ये जो एडवोकेट है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं कर सकते, है ना। तो यहां पर देखो, कुछ लोगों ने विज्ञापन किया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करी गई। तो मतलब उनके आचरण, उनका शिष्टाचार क्या हो, उसको मेंटेन करने का काम कर तो रहा है। किसी तरह का अगर फिर भी विज्ञापन करा जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये सारी चीजें हैं। तो हम कानूनी शिक्षा के लिए भी मानक निर्धारित करते हैं। हम कौन? चूंकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट का पेज है, तो उस भाषा को हमें जरूर पढ़ना है कि जो अपने बारे में आयोग कोई पर्टिकुलर खुद कह रहा है कि हम कानूनी शिक्षा को भी मानक तय करते हैं और उन विश्वविद्यालय को भी मान्यता देते हैं जो कानून की डिग्री अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए योग्यता के रूप में काम करेगी। तो जो ये अधिवक्ता और ये लॉयर, देखो एक होता है लॉयर, एक होता है एडवोकेट, है ना। तो जो लॉयर है जिसने कि LLB की डिग्री करी है वो लॉयर हो गया। अब एडवोकेट बनने के लिए आपको पंजीकरण कराना होता है, पंजीकरण करने के लिए कुछ शर्तें होती है, डेफिनेटली आपकी योग्यताएं ज्यादा होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपने करी हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। आया इतना समझ में कि आखिर इसका काम जो है वह क्या है? क्लियर? तो अब आप समझ पाएंगे इसको, जो मैं आपको करंट अफेयर पहले पढ़ाने जाती हूं कि हाल ही में हुआ क्या कि जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या किया कि फेसबुक, व्हाट्सएप और जो बाकी सोशल मीडिया है, इस पे जो विज्ञापन जो अधिवक्ता दे रहे थे उनके लिए नोटिस इशू कर दिया। अब इस नोटिस में क्या कहा कि अगर चूंकि देखो एक एक्ट बना हुआ है जिस पर अभी हम बात करेंगे, द एडवोकेट एक्ट 1961, चूंकि द एडवोकेट 1961 के द्वारा ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, तो इस एक्ट के अंतर्गत कैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापित किया जाएगा, क्या मानक होंगे वकीलों के लिए, एडवोकेट के लिए, वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो इसके द्वारा मतलब इस एक्ट में यह भी लिखा गया है कि आप बेसिकली क्या नहीं कर सकते, ये कहता है कि अधिवक्ता जो है वह पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों पर चूंकि नियम बनाने की शक्ति है, और इसलिए इसमें यह कहा कि एक अधिवक्ता
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विज्ञापन और व्यवसाय को लुभाने वाले कार्य नहीं करेगा, चाहे उसका माध्यम सर्कुलर, विज्ञापन, दलाल, व्यक्तिगत संचार ही क्यों ना हो। तो कोई भी अधिवक्ता किसी अखबार की ऐसी टिप्पणी और फोटोग्राफ का उपयोग नहीं कर सकता जिसका संबंध उस अधिवक्ता से जुड़े हुए किसी मामले से हो। ठीक है, तो यहां पर यह बात आपको याद रखना है, वह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कहीं भी इस चीज में डायरेक्ट ना तो विज्ञापन कर सकता है और ना ही इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर न्यूज़पेपर की कोई भी टिप्पणी या फोटोग्राफ का भी वह यूज नहीं कर सकता, और जो भी अधिवक्ता से मामला जुड़ रहा हो उसके मामले में। ठीक है, साथ ही इसमें कुछ और भी कि जैसे नेमप्लेट्स अगर आप बना रहे हैं तो वो नेमप्लेट्स जो है वह कितने आकार की होनी चाहिए। ठीक है, तो नेमप्लेट लेखन सामग्री, इससे ये संकेत नहीं मिलना चाहिए कि वह बार काउंसिल का, एसोसिएशन का अध्यक्ष और सदस्य है। अगर आपने ये लगा लिया कि आप बार काउंसिल ऑफ के इंडिया के सदस्य हैं, इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, इसके अध्यक्ष हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप इस बार का करंट, मतलब अभी करंट अफेयर में ये चर्चा में था तो मैंने करंट की भी चर्चा कर ली। ठीक है, इसके अलावा देखो एक चीज और काफी चर्चा में रही, और ये थी कि क्या जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऐसे वकील, मतलब हम ये कहें कि जो विदेशी वकील है, विदेशी फर्म है, जो भारत में विधि, व्यवसाय और इन सब चीजों को करना चाहती हैं, क्या उन्हें पंजीकरण करा सकता है बीसीआई। तो हाल ही में चर्चा में रहा था करंट अफेयर में कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ये जो विदेशी वकील या फर्म है उसमें नामांकन मतलब कर सकते हैं ये, है ना। लेकिन इसमें ये कहा कि आप भारत में कोई जो कोर्ट है आप उसमें दलील नहीं दे सकते, आप उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप भारतीय कानूनों और उसके संदर्भ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, बाकी कुछ और इश्यूज ऐसे छोड़ दिए गए कि कुछ अन्य इश्यूज, बहुत कम इश्यूज इनके लिए ओपन किए गए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये काम भी कौन करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, आया समझ में। इतने में समझ में आपको आ गया कि 15 मिनट हो गए हमें कि भारतीय विधिज्ञ परिषद या भारतीय बार काउंसिल आखिर करेगा क्या। एक ऐसी संस्था है जो कि वकालत को नियमित करेगी, वकालत को विनियमित करेगी। जो वकील हैं, जो अधिवक्ता है, वो किस तरीके का आचरण रखें, क्या उनका शिष्टाचार हो, उसको लेके मानक बनाएगी। ऐसे कॉलेजेस जो कि अधिवक्ता की डिग्री दे रहे हैं, एलएलबी करा रहे हैं, उनके लिए रेगुलेशन जो है वह तय करेगी। ये सारे काम करना है इसको। ठीक है, तो स्टेट लेवल पर भी इस तरह का एक विधिज्ञ परिषद होगा। तो इन दोनों के कार्य लगभग सेम होंगे, बस बीसीआई के जो कार्य वह ऑल ओवर इंडिया की बात करेगा, स्टेट बार काउंसिल्स की बात करेंगे, वो स्टेट के लिए काम करेगा, और अधिवक्ताओं के हम यहाँ पे प्रकार की बात करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन, भारतीय विधिज्ञ परिषद के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, भारतीय विधिज्ञ परिषद। समटाइम्स आपको ये शब्द मिल जाएंगे, समटाइम बीसीआई या समटाइम्स आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी हिंदी में ही मिल जाता है। ठीक है, सो बीसीआई अधिवक्ता 1961 के तहत स्थापित किया गया एक स्वायत्त निकाय है, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आओ देखते हैं कैसे। भारतीय विधिज्ञ परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो भारतीय विधिज्ञ परिषद, ये भी लिख ही लो, आप तो नोट्स बना ही रहे हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद, विधिज्ञ विधि से जुड़ा हुआ हो, विधिज्ञ परिषद, काउंसिल परिषद, है ना। चलो अब देखो, तो चूंकि हम इसकी स्थापना की बात थोड़ा सा शुरू से करते हैं कि आखिर कब हमें ऐसा महसूस हुआ कि इस तरह की कोई जो परिषद है वह होना चाहिए, है ना। तो बीसीआई की अगर हम बात करेंगे तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत इसको स्थापित किया गया। तो इसकी जो स्थापना है क्यों की गई वो तो हम समझ ही गए। इसकी जो स्थापना है वह कैसे की गई, अधिवक्ता अधिनियम 1961, अधिवक्ता अधिनियम 1961। ठीक है,
तो ये संसद ने अधिनियम पारित किया, संसद द्वारा पारित अधिनियम, संसद द्वारा पारित अधिनियम, है ना। तब हम इसको क्या कह देंगे कि ये वैधानिक निकाय है। कह देंगे, नहीं कह देंगे? कौन सा निकाय है ये? स्टैट्यूटरी है। नोट्स हमेशा कंप्लीट बनाओ, पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन आ जाए। ये क्या है? वैधानिक है। वैधानिक क्यों? क्योंकि संसद के द्वारा जब अधिनियम पारित करके किसी संस्था को अस्तित्व में लाया जाता है, शक्तियां दी जाती है। अब देखो, ये बात शुरू होती है, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही इसकी स्थापना की बात हमने कर ली, क्योंकि 1951 की बात करेंगे हम। 1951 में एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, है ना, उनकी अध्यक्षता में एक दास समिति बनाई गई थी। उनका नाम था न्यायमूर्ति S.R. दास, और अखिल भारतीय बार समिति नियुक्त की गई थी। अखिल भारतीय बार समिति नियुक्त की गई थी, और उसका मेन काम यही था कि कानूनी पेशे का पुनर्गठन जो है वह कैसे किया जाए। तो 1951 में उच्चतम न्यायालय 1951 में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? S.R. दास, है ना, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई, अखिल भारतीय बार समिति। अखिल भारतीय बार समिति, अखिल भारतीय बार समिति बनाई, ठीक है। और इसका मेन काम क्या था? कानूनी मुद्दे की, जो कानूनी पेशा है, कानूनी पेशे का पुनर्गठन करना, कानूनी पेशे का पुनर्गठन करना, ठीक है, और पुनर्गठन संबंधित मुद्दे की जांच करना। इसकी जांच के लिए कमेटी बनी थी। ये 1951 की बात हो गई, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो समिति बनाई, तब ये समिति 1951 में बनी थी। अब 1953 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो जब 1953 में, ठीक है, ये जो समिति बनी थी, इसने अपनी रिपोर्ट दी, तो इस समिति ने ये कहा कि एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल इंडिया लेवल पर हो, और स्टेट के लेवल पर स्टेट बार काउंसिल। अब देखो कि इसकी पुष्टि कर दी विधि आयोग ने 1958 में। लॉ कमीशन, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, विधि आयोग के द्वारा भी, जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, विधि आयोग ने भी क्या किया कि जो दास समिति थी, दास समिति की जो रिपोर्ट थी, इसका समर्थन कर दिया, है ना। दास समिति की रिपोर्ट का क्या किया? समर्थन किया। और इसके बाद ही आता है अधिवक्ता अधिनियम 1961, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विधि आयोग, और इसके बाद क्या आया? पेश किया गया अधिवक्ता अधिनियम 1961। पूरा इसी के सहारे हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पढ़ना है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 ये पारित किया गया, क्लियर है? ये पारित किया गया, और इसके अंतर्गत बीसीआई और एसबीसी का जो गठन है वह यहां पर किया जाता है। और ये बेसिकली क्या है? एक स्वायत्त निकाय है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। और ये विधि व न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। विधि व न्याय मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है वह आएगा, ठीक है। मतलब बीसीआई और एसबीसी केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत यह आएगा। क्लियर है इतना? अब हम इसकी संरचना की बात कर ले, लिख लो जरा इसको। यहां पर ये S.R. दास की अध्यक्षता में कौन सी समिति बनी थी? अखिल भारतीय बार समिति, है ना। और इसका मेन काम क्या है था कि कानूनी पेशे का पुनर्गठन संबंधी मुद्दे की जांच करना। उसके बाद 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, बीसीआई एसबीसी की बात की। विधि आयोग 1958 में आता है, विधि आयोग, है ना। और उसके बाद ये जो चर्चा है वह हुई। अब एक बार फिर से इन चीजों को याद कर लो, ठीक से फिर से एक बार याद कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने जाना कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है,
इसका जो मेन काम है वह क्या होगा कि भारत में जो कानूनी पेशा है उसको अधिनियमित करना, और इसके लिए एक अधिनियम है अधिवक्ता अधिनियम 1961। 1961 ये जो है वह कब आया था? जब विधि आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की बात करी गई थी। और विधि आयोग ने क्यों स्थापना करी थी? क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इसका समर्थन करा था। किस रिपोर्ट का समर्थन? कि जो सुप्रीम कोर्ट 1951 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति से एस.आर. दास, इनकी अध्यक्षता में बना था एक समिति, और उसने कानूनी पेशे के पुनर्गठन की बात की थी। उसने कहा था कि बीसीआई एसबीसी होगा, फिर विधि आयोग, और फिर इसके बाद एक स्वायत्त निकाय विधि और न्याय मंत्रालय के रूप में अधिवक्ता एक्ट, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसकी बात की गई थी। क्लियर है? इतना याद हो गया? ये मेन चीज है, ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना, मेन चीज, इसलिए मैं 2-3 बार बता देती हूं। अब हम आगे चलते हैं और हम संरचना की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर बीसीआई जो है इसकी स्थापना की बात हो गई। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट कि इसकी जो संरचना है वह आखिर क्या होगी। क्लियर? तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कि बीसीआई अधिनियम 1961 के तहत की गई। यस, डेफिनेटली स्वायत्त निकाय है, ठीक है, और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अब देखो, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय में कई ऐसे विभाग शामिल होते हैं। जरा इसको देखो, केंद्रीय विधि एक मंत्रालय है, मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग होते हैं, है ना। तो मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग है? कार्य विभाग है, न्याय विभाग है, विधायी विभाग है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो इसके पहले आप केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की बात हम कर चुके। सो क्या सीबीआई की बात हमने पहले की तो आपने अधिवक्ता अधिनियम में इस तरह की कोई बात सुनी, या फिर आपने विधि और न्याय मंत्रालय की बात सुनी थी? तो यहां पर देखो कि सीबीआई जो है वह इसमें नहीं आएगा। एक चीज अगर आप काट पा रहे थे, इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे थे जिसमें कि एलिमिनेशन मेथड वर्क कर रहा था। जैसे कि अब इसमें आपने 4 हटा दिया, सभी हटा दिया, अब 1 और 3 है, 1 2 3 है, अब विधि और न्याय है तो न्याय विभाग तो होगा ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये ऐसा क्वेश्चन था जो कि हमने पहले जो पढ़ा हुआ था उसके आधार पर सॉल्व किया। तो यूपीएससी हमेशा ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछ लेता है कि जो आपने पढ़ा था वहां से आ गया। अरे इनडायरेक्टली जो है आपने पढ़ा था उसमें से 1-2 सेंटेंस था जिसके बेस पे आप आंसर निकाल सकते थे, है ना। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। सो हम इसकी संरचना की बात करेंगे। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किसके अंतर्गत आता है? सीबीआई। कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक और जो प्रशिक्षण विभाग है, प्रशासनिक नियंत्रण, इसके अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कि जो बीसीआई है इसकी संरचना क्या होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या होगी। ठीक है, संरचना पर हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो देखो, इसमें कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो कि निर्वाचित होंगे, कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो कि पदेन सदस्य के रूप में काम करेंगे, जो कि किसमें? पदेन सदस्य के रूप में काम करेंगे। तो दोनों ही तरीके के सदस्य इसमें होंगे, निर्वाचित भी होंगे एंड पदेन सदस्य भी होंगे। निर्वाचित सदस्य मतलब जिनको चुना जाएगा, है ना, और पदेन सदस्य भी होंगे, मतलब जो किसी कहीं पे किसी अधिकार पर थे, किसी पद पर थे, उनको इसमें शामिल किया गया। तो ये दोनों ही तरह के मेंबर्स होंगे। अब देखो आगे कि जब हम निर्वाचित सदस्यों की बात करते हैं, जब हम निर्वाचित सदस्यों की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा कि जो स्टेट बार काउंसिल थे ना, राज्य विधिक परिषद अपने सदस्यों के बीच में से ही कुछ सदस्यों का निर्वाचन करेंगे जो कि बीसीआई में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो निर्वाचित सदस्य कौन थे? कि प्रत्येक जो स्टेट बार काउंसिल है, प्रत्येक स्टेट बार काउंसिल, एसबीसी और बीसीआई आपको समझना होगा, ध्यान रखना है ना। प्रत्येक एसबीआई अपने में से, या अपने सदस्यों लिख लो, अपने सदस्यों में से प्रत्येक स्टेट बार काउंसिल अपने सदस्यों में से, सदस्यों का मतलब बीसीआई में जो सदस्य जाएंगे निर्वाचन करेगा, मतलब चुनेगा। ठीक है, निर्वाचित करेगा।
और दूसरा अगर हम पदेन की बात करेंगे कि ऐसे कौन से अधिकारी या हमारे यहाँ और लोग होंगे जो कि शामिल होंगे, तो आपने भारत के महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल के बारे में सुना, वो इसके पदेन सदस्य के रूप में होंगे। भारत के महान्यायवादी, क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन इसके पदेन सदस्य होंगे। भारत के, कौन सा आर्टिकल है भारत के महान्यायवादी का? भारत के महान्यायवादी, और प्लस इसमें जो सॉलिसिटर जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल की बात हमारे संविधान में की गई है या फिर नहीं? तो सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, जनरल, ठीक है, क्लियर है इतना? इसके अलावा देखो इसमें एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। तो जो सदस्य थे ना, इसमें से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, बाहर से नियुक्त नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे? बीसीआई के सदस्यों में से ही। बीसीआई के मतलब अब जो बीसीआई के सदस्य हैं उनमें से ही, एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष, बीसीआई के सदस्यों में से ही चुने जाएंगे। क्लियर है? निर्वाचित और पदेन सदस्य, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, और ये इसके अंतर्गत ही चुने जाएंगे। इसके अलावा देखो अगर हम ये देखें कि इनकी अवधि जो है वह क्या क्या होती है, कि कितनी अवधि के लिए चुने जाएंगे, तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। अब एक बात और समझो कि इसमें ना बीसीआई जो है, बीसीआई में कुछ समितियां होती हैं जो कि अलग अलग कार्य देखती है, समितियां बना देते हैं ना किसी इंपॉर्टेंट कार्य को करने के लिए। हमने क्या किया? समिति बना दी। तो इसमें अब जो है वह कौन कौन सी समिति होती है? समिति देखो जैसे कि अनुशासन समिति है, मतलब जो अनुशासन से रिलेटेड मामले देखेंगे, अनुशासन समिति है, विधिक समिति है, कार्यकारी समिति है और विधिक शिक्षा समिति है। और विधिक शिक्षा समिति है। तो यहां पर ठीक है, ये कुछ समितियां होंगी जिनके साथ जो बीसीआई है वह कार्य करेगा। क्लियर है इतना? बीसीआई के सदस्यों की बात होगी, संरचना की हमने बात करी, तो हमने यहाँ पे देखा कि एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा जो कि परिषद के द्वारा अपने ही सदस्यों में से चुने जाएंगे और 2 साल की अवधि के लिए अपने ये पद पर कार्य करेंगे। ठीक है, ये 2 वर्ष की अवधि तक, समटाइम्स केवल 2 वर्ष लिखा है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको एलोब्रेट करके लिख रही हूँ। 2 वर्ष की अवधि तक कार्य करेंगे, है ना? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब साइड हो रही हो। अब हम इसके कुछ कार्यों की बात करें, है ना, लेकिन उस कार्य के पहले हम पढ़ते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना और जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 है, इसमें क्या क्या पॉइंट जो है वे लिखे गए हैं, अधिनियम 1961 के तहत की गई। ठीक है, तो ये क्या क्या करेगी? तो ये वैधानिक कार्य करेगी जो कि भारत में कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करेगी, रेगुलेट करने के लिए काम करेगी। तो सबसे पहला है कि अधिवक्ताओं के लिए व्यवसाय का आचरण, शिष्टाचार और मानक निर्धारित करना। व्यवसाय का आचरण, शिष्टाचार के मानक निर्धारित करना। अब देखो हमने जाना कि अनुशासन समिति है ना, विधिक समिति है, कार्यपालन समिति है, तो यहाँ पे अनुशासन समिति की बात हो रही है। अब चूंकि शिष्टाचार की बात है, शिष्टाचार के मानक, तो यहाँ पे अनुशासन समिति का काम आ गया। प्रत्येक राज्य बार काउंसिल भी इस तरह की अनुशासन समिति बनाएगा, है ना, उसकी प्रक्रिया निर्धारित करेगा। जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता के अधिकार, विशेषाधिकार, हितों की रक्षा करेगा, कानून सुधार को बढ़ावा देने और समर्थन करने का काम करेगा। तो ये यहाँ पर हमने जाना कि ये काम करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, इसके अंतर्गत। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, और नेक्स्ट है इसमें कि राज्य बार काउंसिल द्वारा भेजे गए किसी भी मामले से निपटना और उसका निपटान करना, कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना, कानूनी शिक्षा के मानक निर्धारित करना, ये काम होगा। भारत में कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए जो विश्वविद्यालय है और राज्य बार काउंसिल है, इनसे एक परामर्श करने का जो काम है वह भी करेगा। ठीक है,
ऐसे विश्वविद्यालय को मान्यता देना जिनकी विधि में डिग्री अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए योग्यता होगी। मतलब जो अधिवक्ता की डिग्री देंगे, एलएलबी की डिग्रीज देती हैं अगर, तो इस तरह के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उस तरह की यूनिवर्सिटीज को कैसे मानक देना है, किस आधार पर उसको एक मान्यता देनी। जैसे कॉलेजेस मान्यता प्राप्त होते हैं ना, जैसे कि मान लो मेडिकल कॉलेजेस है, तो हर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकता ना, तो यहाँ पर क्या है कि उसके लिए भी प्रॉपर एक एक्ट बनाया गया, उसके लिए भी कि इसके द्वारा जब आप कमेंट करके बताइए सर्च करके कि अगर मान लीजिए किसी को, यहाँ अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करिए तो हम यहाँ पे वकालत की बात कर रहे हैं, वकीलों की शिक्षा और विधि शिक्षा की बात कर रहे हैं। अगर मेडिकल कॉलेजेस ओपन करने तब आपको किसकी परमिशन, किसकी मान्यता चाहिए? सो इस उद्देश्य के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालयों का दौरा करता है, निरीक्षण करता है, ये कार्य करेगा। प्रतिष्ठित न्यायविदों के द्वारा कानूनी विषयों पर सेमिनार और वार्ता, जो कानूनी विषय होते हैं ना उस पर सेमिनार, उस पर वार्ता, ताकि लोगों को बताया जा सके। इसके अलावा गरीबों के लिए जो फ्री मुफ्त कानूनी सहायता है वह भी उपलब्ध कराएगा। भारत में अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के प्रयोजन, भारत के बाहर विधि संबंधी विदेशी योग्यताओं को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करना, बार काउंसिल के धन का प्रबंधन करना और निवेश करना और संचालन करना, ये सारे काम इसके होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात की कि आखिर क्या क्या काम ये करेगा, क्या क्या काम करेगा। सो बीसीआई क्या कर रहा है? सबसे पहली बात तो थी कि जो अधिवक्ता थे उनका पेशेवर आचरण व मानक क्या है उसको निर्धारित करने का काम कर रहा है। दूसरा हमने देखा कि बीसीआई एसबीसी की अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को तय कर रहा है और ये अधिवक्ताओं के अधिकारों की बात कर रहा है। तो ना केवल अधिवक्ताओं के अधिकार बल्कि अधिवक्ताओं के विशेषाधिकार, अधिवक्ताओं के अधिकार, विशेषाधिकार, इनका जो हित है उसको भी ध्यान में रखकर ये जो कार्य है वह करेगा। ठीक है, इसके अलावा विधि शिक्षा को बढ़ावा देना, कुछ मेन पॉइंट्स लिख लो, वैसे तो हमने पढ़ लिए हैं, मेन पॉइंट्स लिख लो, हमारे नोट्स में सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। विधि शिक्षा, विधि शिक्षा को बढ़ावा देना, विधि शिक्षा को बढ़ावा देना, उसके लिए मानक तय करना। ठीक है, विश्वविद्यालयों को, जो विधि विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना, प्रदान करना, मान्यता देना। ठीक है, इसके अलावा स्टेट बार काउंसिल के कार्य, उसका निरीक्षण पर्यवेक्षण करना, समन्वय करना, निरीक्षण पर्यवेक्षण, या ऐसा कोई भी मुद्दा जो स्टेट बार काउंसिल अगर सौंपेगा तो वो भी बीसीआई के अंतर्गत आएगा, वो उस कार्य को करेगा। ठीक है, भारत के बाहर अगर कोई लीगल प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उसको कैसे मान्यता देना है उसको करना। गरीब लोगों को विधिक सहायता की बात भी ये करता है। गरीब लोगों को विधिक सहायता, गरीब लोगों को विधिक सहायता, है ना, इसका काम ये करेगा। इसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे उसका काम करेगा, सदस्यों को चुनना। इसके अलावा देखो, जैसे कि ये तो हमने देखा कि विधि व्यवसाय को नियंत्रित इंडिया में किया जा रहा ना, लेकिन भारत के बाहर भी ऐसी कई संस्थाएं हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को देखती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बार एसोसिएशन है उसका भी ये सदस्य बनेगा, या इस तरह की सदस्यताओं को देखना। सो अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन, इसके मुद्दों को देखना, इससे जुड़ना, इसकी सदस्यता को ग्रहण करना, ये सारे काम करेगा, है ना। मतलब इसका जो सदस्य वह बन सकता है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के विधिक निकाय हैं और विधिक सहायता संघ है, उनका ये सदस्य बनकर उनके साथ भी कार्य करेगा। तो ये बीसीआई के कुछ कार्य हो गए। क्लियर है? आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे राज्य विधिक परिषद की। पहले एक क्वेश्चन देखो, किसी भी राज्य विधिक परिषद के मामले में
राज्य का महाधिवक्ता पदेन सदस्य होगा। अब ध्यान रखना कि अगर आपने इसको पढ़ा भी नहीं और आपको पता है कि बीसीआई की बात करें तो वहां पे महान्यायवादी था और राज्य में जो है वह महाधिवक्ता प्रथम विधि अधिकारी है, तो ऐसे में क्या हम इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं, और वो भी तब जब हमने हर एक व्यवस्था राज्य में केंद्र के जैसी अपनाई हो। थोड़ा सा एक कॉमन सेंस वाली बात। प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष अपने बीच के ही सदस्यों में से चुन सकता है। निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अभी तक तो हम 2 वर्ष की बात कर रहे थे, इस पे हमने ये क्या पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। तो यहाँ पर जो भी सदस्य है डेफिनेटली उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और अगर किसी तरह से अगर मान लीजिए वो हट जाते हैं अपने पद से तो फिर से 6 मंथ में चुनाव कराना होगा, है ना। 6 मंथ में चुनाव फिर से कराना होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य का महाधिवक्ता पदेन सदस्य होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने बीच में से ही चुने जाएंगे और 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। तो आपको 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो तो पता चल गए, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। देखो इसके कार्य वही होंगे जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर रहा है, बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, ये स्टेट के अंतर्गत जो है वह चीजों को देखेगा। हम उसे और देखते हैं। सो राज्य विधिज्ञ परिषद की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो कि जब हम इसकी स्थापना की बात करेंगे, स्थापना कैसे की जा रही है। राज्य विधिज्ञ परिषद जो है इसकी स्थापना तो वही अधिनियम जो संसद ने पारित किया था 1961 में और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, उसी के अंतर्गत इसको भी किया जाएगा। सो अधिवक्ता अधिनियम 1961, अधिवक्ता अधिनियम 1961 है ना। इसका मतलब जो स्टेट बार काउंसिल है ये क्या है, स्टैट्यूटरी है, वैधानिक है ना। ये क्या है, स्टैट्यूटरी है, वैधानिक है। अब देखो एक राज्य में तो ये स्थापना राज्य विधिज्ञ परिषद की कहाँ की जाएगी, इसकी स्थापना की जाएगी स्टेट बार काउंसिल कहाँ होगी, एक राज्य में होगी, एक राज्य में या 2 या 2 से अधिक राज्य में, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हो सकता है, या फिर अब ध्यान से सुनो, एक राज्य और एक केंद्र, एक राज्य और एक केंद्र, इनका भी स्टेट बार काउंसिल मिला के बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी अगर हम एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 24 ऐसे स्टेट बार काउंसिल हैं वर्तमान में, है ना। वर्तमान में कितने हैं स्टेट बार काउंसिल, 24 है अकॉर्डिंग टू ये बुक, है ना। तो एक बार आप इसकी लिस्ट जो है वह देख लीजिएगा। जैसे कि देखो हमने क्या जाना कि जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हो सकता है, तो ऐसा कौन सा स्टेट बार काउंसिल है, तो बार काउंसिल ऑफ अरुणाचल है, असम है, मिजोरम है और नागालैंड है। तो यहाँ पर ये जो 4 राज्य है इनके लिए हो गया। अब एक और हमने यहाँ पर बात पढ़ी कि राज्य और केंद्र के लिए होगा, तो जब हम लक्षद्वीप की बात करेंगे और केरला की बात करेंगे, केरल राज्य है, लक्षद्वीप आपका यूटी है, तो इन दोनों के लिए बार काउंसिल ऑफ केरल है, ठीक है। अब तमिलनाडु और पांडिचेरी की बात करेंगे, फिर एक राज्य एक केंद्र हो गया, तो इसके लिए बार काउंसिल ऑफ मद्रास है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक बार काउंसिल है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सबका अलग अलग है ना, इन सबका अलग अलग है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का एक है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। हिमाचल प्रदेश का एक है बार काउंसिल ऑफ हिमाचल। इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार की, आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार की बात करें तो इनका हाईकोर्ट भी एक ही जगह है, ठीक है, हाई कोर्ट भी एक ही है जो कलकत्ता है, तो यहाँ पर बार काउंसिल भी इनका एक ही है। इसके अलावा दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के अलग से बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है और बार काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों का एक है। आया समझ में? तो ये इस तरह से वर्तमान में 24 हमारे पास जो स्टेट बार काउंसिल है। और स्टेट बार अगर प्रश्न आ जाए कि एक राज्य में होगा, गलत मान लेना। अगर मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट बार काउंसिल
एक राज्य में ही होगा, मतलब एक राज्य का केवल एक ही हो सकता है, या फिर एक बार काउंसिल में केवल एक स्टेट आएगा, केंद्र जो है उनके लिए अलग होगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो एक राज्य में, एक या दो से अधिक राज्य में, और अगर हम राज्य और केंद्र की बात करें, जैसे कि हमने तमिलनाडु की बात की और हमने यहाँ पर साथ में पांडिचेरी की बात की, तो इन दोनों का एक ही बार काउंसिल होगा, है ना। इसके अलावा अगर हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की, नॉर्थ ईस्ट के हमने 4 स्टेट की बात की, तो यहाँ पर ये जो 4 स्टेट है इनका एक बार काउंसिल होगा। फिर इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार की बात करें तो इनका एक बार काउंसिल होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि 2 राज्य, एक राज्य, 2 से अधिक राज्य, या एक राज्य और केंद्र के लिए एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वह माफ कीजिएगा स्टेट बार काउंसिल हो सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब चलो इसकी थोड़ी सी संरचना की जो बात है वह कर ली जाए। आपने स्थापना तो इसकी समझ ली, अब हम इसकी बात करेंगे संरचना की। ठीक है, तो इसकी संरचना में क्या होगा कि निर्वाचित और पदेन संरचना, इसमें भी वही होगा कि कुछ सदस्य इसमें निर्वाचित होंगे, कुछ सदस्य इसमें पदेन होंगे, कुछ निर्वाचित प्लस पदेन। ठीक है, अब देखो जैसे कि अगर हम यहाँ पे पदेन सदस्य की बात करें तो इसमें जो यहाँ पे राज्य का जो महाधिवक्ता होगा, राज्य का महाधिवक्ता प्रथम विधि अधिकारी होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट राज्य का, तो राज्य का जो महाधिवक्ता है वह इसके पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर 5000 के मतदाता वाला स्टेट बार काउंसिल है, अब इसमें ये सब चुने जाते हैं इसके सदस्यों में, अगर 5000 मतदाता वाला स्टेट बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल है, तो इसमें सदस्य होंगे 15 सदस्य, 15। अलग अलग जो सदस्य संख्या है वह अलग अलग है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत के लिए या सभी राज्यों के लिए जो 24 स्टेट बार काउंसिल के लिए सेम व्यवस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें डिफरेंट है। तो अगर 5000 मतदाता वाला स्टेट बार काउंसिल है तो 15 सदस्य हो गए, और यही अगर 5 से 10,000 हम मतदाता की बात कर ले, ठीक है, 5 से 10,000 मतदाता वाला अगर स्टेट बार काउंसिल है, तब इसमें 25 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे? 25 मेंबर्स होंगे। इसके अलावा अगर हम इनमें अध्यक्ष और सदस्यों की बात करें तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, और ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ये कैसे चुने जाएंगे? तो ये सदस्यों में से ही चुने जाएंगे, है ना। जो निर्वाचित सदस्य उनमें से ही चुने जाएंगे। अब देखो अगर हम यहाँ पर दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में जो स्टेट बार काउंसिल है तो उसमें जो भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल है वो पदेन सदस्य उसमें होंगे। क्लियर। और कार्यकाल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा कि कार्यकाल यहाँ पे क्या अंतर आ जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा यहाँ पे 5 वर्ष का। यहाँ पे जो अध्यक्ष सदस्य ये सब है इनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। पाँच वर्ष की अवधि है ना। दिल्ली के लिए अलग से हम एक बार लिख लेते हैं कि दिल्ली में अलग से है ना स्टेट बार काउंसिल। दिल्ली की स्थिति तो भाई स्पेशल ही है। तो इसमें पदेन सदस्य के रूप में कौन होगा? तो भारत के जो सॉलिसिटर जनरल है, अपर सॉलिसिटर जनरल है, अपर, पढ़ लेना एक बार फिर से इस पद को, अपर सॉलिसिटर जनरल। जो भी चीजें पिछले ऐसा पॉइंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं और अब वो फिर से हमारे सामने आ गया, एक बार फिर से रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, क्या जाता है ना। कंपैरेटिव तो वैसे भी हमें चीज़ों को पढ़ना ही है। तो अब इसके जो कार्य हैं वो सारे वही कार्य होंगे जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर रहा था, बट हाँ थोड़ा सा इसमें चेंज ये हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखो इसमें समितियां जो हैं, अनुशासन, विधिक, कार्यकारी और नामांकन, ये 4 समितियां यहाँ पर होंगी। ठीक है। तो इसमें नामांकन समिति जो है वह एक अलग हो गई। इसमें विधिक सहायता समिति है, अनुशासन समिति है, ठीक है, कार्यकारी और नामांकन। तो विधिक शिक्षा समिति की अगर हम बात करें, ये विधिक शिक्षा समिति इसमें नहीं आएगी, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में है। यहाँ पे विधिक शिक्षा समिति की जगह पर नामांकन समिति की जो बात है वह की जाती है। तो अनुशासन, विधिक सहायता, कार्यकारी और नामांकन समिति। ठीक है। तो ये 4 समितियां होंगी। क्लियर।
अब इसके कार्य क्या होंगे, बस वैसे ही कार्य जो कि यहाँ पर बीसीआई कर रहा है, बस ये देश स्तर पर था और यहाँ पे ये राज्य स्तर पर करेगा। अब आगे हम चलेंगे और कुछ अधिवक्ताओं के प्रकारों की बात करेंगे कि कभी तो हमने सुना है कि वरिष्ठ अधिवक्ता है, कभी हमने सुना है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, तो कभी हमने सुना है अन्य अधिवक्ता है। ठीक है, तो आखिर इन तीनों में जो डिफरेंस है वह है क्या? अधिवक्ताओं के प्रकार, तो एक तो होगा वरिष्ठ अधिवक्ता, ठीक है, एक होगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और एक होगा अन्य अधिवक्ता। ठीक है, अब देखो कि बेसिकली जब अधिवक्ता मतलब ऐसे लोग जो कि वकालत का जो पेशा है वो कर रहे हैं। अब देखो अगर हम अधिवक्ता अधिनियम की बात करेंगे 1961, तो ये तो केवल दो तरह के अधिवक्ताओं की बात करता है, एक कहता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता होगा, एक कहता है अन्य अधिवक्ता होगा। तो यहाँ पर जो अधिवक्ता अधिनियम है, जो अधिवक्ता अधिनियम है 1961, ये दो तरह के अधिवक्ताओं की बात करेगा, दो तरह के अधिवक्ताओं की चर्चा करता है। और ये दो तरह के अधिवक्ता, एक तो आपका वरिष्ठ अधिवक्ता हो गया और दूसरा जो है वह कौन हो गया कि यहाँ पे हमने अन्य अधिवक्ताओं की बात कर ली। ठीक है, इसके अलावा देखो कि इसमें जो वरिष्ठ और अन्य अधिवक्ता है, ये ऐसे लोग होंगे जो कि न्यायालय के समक्ष कानून का अभ्यास कर सकने में सक्षम होंगे, है ना। तो दो तरह के अधिवक्ताओं की बात की, एक तो वरिष्ठ और दूसरा अन्य। तो ये दोनों सब अपना पक्ष थोड़ी ना, न्यायालय में हर कोई वकील नहीं जा सकता कि कोई भी आया चला गया, जो वहां पे जिसका पंजीकरण होगा, जो उस योग्य होगा वो जा सकते हैं। तो न्यायालय के समक्ष अभ्यास करने का जो हकदार है वह वरिष्ठ और अन्य अधिवक्ता होगा। ठीक है, तो वरिष्ठ, ये दोनों अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष पक्ष रखने व अभ्यास, प्रैक्टिस होती है ना, लीगल प्रैक्टिस, अभ्यास के हकदार होंगे। देखो ये कोर्ट तय करेगा कि कौन योग्य है और कौन बहस सुप्रीम कोर्ट पे कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता जो है और जो अन्य अधिवक्ता है, ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा और सबसे ज्यादा जो पेशेवर और सबसे ज्यादा जिनको विशेष ज्ञान होगा वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं। और ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, इनके बिना केवल यही सुप्रीम कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में अगर कोई अपना पक्ष, किसी का पक्ष रख सकता है, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा। तो वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सकता। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सबसे ज्यादा पेशेवर एक तरह से वकील माने जाते हैं, अधिवक्ता माने जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जिन्हें विशेष ज्ञान होता है, वो सक्षम होते हैं सुप्रीम कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी न्याय व्यवस्था से, उसकी कानूनी प्रक्रिया से सक्षम होते हैं। उनको इतना विशेष ज्ञान होता है कि किन जो एक्ट है, किन चीजों के आधार पर कोर्ट जो है वह चल रहा है, क्या क्रिमिनल प्रोसीजर एंड ऑल, सारी चीजों का इनको विशेष पूरा ज्ञान होगा। तो एडवोकेट एंड रिकॉर्ड जो है वह सुप्रीम कोर्ट में केवल यही है। और इसके लिए अलग से परीक्षाओं का आयोजन जो है वह कराया जाता है कि मान लीजिए जो सभी एडवोकेट्स है उनकी भी परीक्षा हो रही है और उसमें भी जो ऐसे लोग हैं कि न्यायालय को लग रहा है कि अब ये बहुत ज्यादा सक्षम लोग हैं, हम इन लोगों को क्या करेंगे, हम इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस है वह करने के लिए देंगे। तो यहां पर देखो कि बेसिकली वरिष्ठ अधिवक्ता, आप देखो कौन होगा, पहले वरिष्ठ अधिवक्ता समझो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लगता है, एक कमेटी बनाई जाती है और वो तय करेगा कि वरिष्ठ अधिवक्ता कौन होगा। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो शक्तियां निहित हैं,
में निहित शक्तियों, इनका प्रयोग कर सकता है। शक्तियों का प्रयोग संतुष्टि से करने की आवश्यकता। मतलब जो इतना योग्य होगा कि सुप्रीम और हाई कोर्ट में जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनका प्रयोग कर सकता है, संतुष्टि से कर सकता है, उसके पास इसका नॉलेज है, तो उसे ही हम क्या कर सकते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। और एक और बात है कि वरिष्ठ अधिवक्ता बताने के लिए जो अधिवक्ता होगा ना, उससे सहमति ले जाएगी। अधिवक्ता की सहमति से ही उसको वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया जाएगा। और ऐसा करने के लिए क्या कोई कानून है, कोई अधिनियम है? यस, डेफिनेटली, अधिवक्ता अधिनियम 1961, अधिवक्ता अधिनियम 1961 है ना। ये बेसिकली ये एक्ट है, इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि अगर किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाना है तो उसके लिए, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने ऐसा व्यक्ति जो कि न्यायालय में खड़े होने की क्षमता रखता हो। ऐसे थोड़ी किसी को भी बना देंगे कि वो बात ही नहीं कर सकता, न्यायालय में खड़े होने की क्षमता रखता हो। ऑब्वियस सी बात है भाई, हर जगह योग्यता देखी जाती है। न्यायालय में खड़े होने की क्षमता रखता हो, विशेष ज्ञान हो, कानून का विशेष ज्ञान हो, विधि का विशेष ज्ञान हो, विशेष ज्ञान, ठीक है, अनुभव, कानून का अनुभव, ये सारी चीजें हो। ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन अगर किसी का पक्ष रखना है तब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जरूरत जो है वह होगी। तब किसकी जरूरत होगी? एडवोकेट एंड रिकॉर्ड की जरूरत होगी। क्लियर है इतना? तो उच्चतम न्यायालय नियम 2013 एक और नियम बना हुआ है, जिसमें कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता है और अन्य अधिवक्ता है, मतलब किसको कैसे पदनाम दिए जाएंगे, उस मामले से निपटाने के लिए कुछ समितियों की बात की गई, जिसमें कि मुख्य न्यायमूर्ति एक स्थायी समिति बनाते हैं, जिसमें कि मुख्य न्यायमूर्ति अध्यक्ष होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे और भारत का अटॉर्नी जनरल होगा, है ना। तो यहाँ पर, और इस समिति के अध्यक्ष और सदस्य एक और व्यक्ति को शामिल कर लेंगे। तो इस तरह से 4 लोगों से मिलकर एक समिति बनेगी, और ये जो समिति है कि अधिवक्ताओं का जो पदनाम है वह क्या होगा। जैसे कि हाल ही में नई परिभाषा आई थी कि वरिष्ठ अधिवक्ता कौन होगा, तो उसके लिए कुछ संशोधन किए गए थे। तो ये सारे काम वही समिति जो है वह कर रही है, ठीक है। अब हम आते हैं एडवोकेट एंड रिकॉर्ड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, हिंदी में भी यही होगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। अब देखो कि बेसिकली ये क्या करेंगे, मतलब ये कौन होंगे। तो देखो, ये उच्चतम न्यायालय नियम 2013 के अनुसार उच्चतम न्यायालय नियम 2013, ठीक है, किसी पक्ष की पैरवी का हकदार होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्ष की पैरवी का हकदार होगा। और याद रखना कि इसके अलावा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अलावा कोई भी हकदार नहीं है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अलावा कोई भी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के पक्ष की, सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्ष की
उपस्थिति या पैरवी हेतु हकदार नहीं है। ठीक है, 1959 से देखेंगे तो एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिभाएं हैं, 1959 परीक्षा का आयोजन करा जाता है और इस परीक्षा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिभाएं होती हैं, मतलब इस क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन इसके लिए किया जाता है। ये होगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। क्लियर? अब देखो, एक होता है अन्य अधिवक्ता, एक और बचा आपका अन्य अधिवक्ता, है ना। तो यहां पर ये 3 है। ये पहला आपका वरिष्ठ अधिवक्ता है, ठीक है, ये सारी जानकारी यही है। एडवोकेट रिकॉर्ड नेक्स्ट पेज पर है। अब अन्य अधिवक्ता बचता है। देखो, अन्य अधिवक्ता जो है ये राज्य बार काउंसिल में प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, किसी राज्य में दर्ज होगा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में ये भी आएगा, 1961 एक्ट के अनुसार होगा। और ये जो स्टेट बार काउंसिल है उसमें प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट में ये पक्ष नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट में अगर इसको पक्ष रखना है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है इनके सहायता या फिर इनके निर्देशन में ही रख सकता है। तो अन्य अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में कोई पैरवी या प्रैक्टिस ऐसे नहीं कर सकता। तो जो एडवोकेट और अगर हम रिकॉर्ड की बात करेंगे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात करेंगे, तो इनके साथ ही जाकर ये जो पक्ष है वह रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वही इस तरह की गाइडलाइंस और वही निर्देश देंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है? एडवोकेट एंड रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, मतलब केवल यही है जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं। तो ये इसमें आप थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे कि कोई भी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति हेतु हकदार नहीं है। ठीक है, क्लियर है कि जब तक उच्चतम न्यायालय नियम 2013 में इसकी बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पैरवी की यहाँ पे बात हो रही है। इनके अलावा कोई और नहीं जा सकता और इसके लिए परीक्षा का आयोजन करा जाता है। शुरुआत में एक एजेंसी बनाई गई थी जो इस तरह के लोगों का पंजीकरण करती थी कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ योग्यताओं के आधार पर बाकी 1959 से इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन जो है वह करा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम अन्य अधिवक्ताओं की बात करें तो ये जो 1961 एक्ट है इसके हिसाब से ही ये होता है। डेफिनेटली अन्य अधिवक्ताओं की बात कही गई थी, बट अन्य अधिवक्ता जो है ये कौन होंगे? ये पदनाम जो राज्य विधिज्ञ परिषद के पद पर जिनको दर्ज किया गया है ना, किसी भी राज्य में जो है वह दर्ज है इसके अंतर्गत। तो ये बात आपको याद रखनी है। और क्या ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है बेसिकली ये अगर दिशा निर्देश थे इनका साथ हो तब ये जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता किसको बनाया जाएगा? तो वरिष्ठ अधिवक्ता इनकी सहमति से ही बनाया जाएगा और 1961 के अनुसार बनाया जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय में खड़े होने की क्षमता हो, विशेष ज्ञान हो, अनुभव हो, वो प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये अधिवक्ताओं के प्रकारों की बात हमने कर ली। क्लियर है? आओ जरा आप क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखो। बीसीआई में प्रत्येक राज्य विधिक परिषद से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचन होगा। प्रत्येक राज्य विधिक परिषद से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित सदस्य होंगे। 5 वर्ष के लिए पढ़ा था हमने, या हमने इसमें 2 वर्ष के लिए पढ़ा था कि 2 साल की अवधि के लिए अपने पद पर कार्य करेंगे। सो ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर है। ठीक है, बीसीआई में 2 पदेन सदस्य भी है, महान्यायवादी और भारत के महान्यायाधिकर्ता, है ना, भारत के। तो यहाँ पर भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव बीसीआई के सदस्यों में से ही 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये पूछे कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, इसमें हम रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करते हैं। सो 1 और 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। भारतीय विधिज्ञ परिषद के कार्य क्या है? अधिवक्ताओं के लिए व्यवसायिक आचरण शिष्टाचार के मानक बनाना, यस। अधिकार, विशेष अधिकार, हितों की रक्षा और
विधिक सुधारों को बढ़ावा देना, सो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर डी। अब अगर आपने सारा पढ़ लिया है तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सरकारी विधिक अधिकारी, विधिक फर्म अधिवक्ता, कॉर्पोरेट पेटेंट न्यायवादी इसकी मान्यता से बाहर रखे गए, नो इसमें है। विश्वविद्यालय को मान्यता देना, शिक्षा, ये सबका काम कर रहा है विधिक परिषद, यस। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो ऐसा नहीं है कि कोई टफ था, अगर हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तब हमारे लिए डेफिनेटली टफ लग सकता है, बट हमने तो पढ़ लिया है ना। चलो, सो आपने अब तक क्या पूरे, मुझे कमेंट करके बताना, मैं कमेंट्स आपके देखती हूँ, ठीक है। भारतीय विधिक परिषद की हमने बात करी है, तो कल आपका 70 इसमें क्लास होगा, और कल हम बात करने वाले हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के विधि आयोग की हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो देखो, अब तक ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग से करा है, इस बार का पेपर देखा है, पेपर आपने देखा होगा, तो जो 18-19 क्वेश्चंस आए हैं आपसे सारे सॉल्व हो रहे होंगे, क्योंकि हमने देखो सही तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ा है। तो एक बार आप थोड़ा सा बच्चों देख लेंगे, चीज़ों को याद कीजिए, ठीक है। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से आपके जो कुछ बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं, एक 1 वीक में 4 और 5 क्लासेस लेके आपको ये दी जाए। इसके अलावा आप कुछ नए इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी ही आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने विधिक परिषद की बात की। सो दिस इज टेलीग्राम चैनल, स्कैन कर लो, ज्वाइन कर लो, या @पंजू PW UPSC वाला ये सर्च करके ज्वाइन कर लो। क्लास नोट्स, नोटिफिकेशंस, इस सब के लिए, PDF नोट्स के लिए। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापना संरचना कार्य, स्टेट बार काउंसिल स्थापना संरचना कार्य, कानूनी पेशा शिक्षा वकालत, इसको रेगुलेट करेगा। अधिवक्ताओं के प्रकारों की हमने बात कर ली। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि इन तीनों में से सुप्रीम कोर्ट में कौन किसी का पक्ष रख सकता है, क्या कहोगे? वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, है ना। चलो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या है? विधि व्यवसाय, कानूनी पेशा, इसको रेगुलेट करना, ना केवल लीगल प्रैक्टिस बल्कि लीगल एजुकेशन को भी रेगुलेट करना। इसके अलावा हमने बात की अधिवक्ता अधिनियम 1961 विधि व न्याय मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा, वैधानिक है। अदालत समिति बनी थी, 53 में इसने रिपोर्ट दी। फिर विधि आयोग ने कहा, संरचना में हमने देखा कि महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल इसमें होंगे, कुछ समितियां होंगी, कुछ क्वेश्चंस की हमने बात करी, है ना। हमने इसके कुछ कार्यों की बात करी, कार्य दोनों के सेम होंगे, राज्य के और BCI के। थोड़ा सा डिफरेंस जो है वह देश और राज्य के स्तर पर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमने देखा, अधिवक्ताओं के प्रकारों की बात की, और कुछ करंट अफेयर देखा, और एक UPSC का क्वेश्चन देखा 2022 में जो पूछा गया था। तो ये था आपका आज का क्लास। कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है आपको साल भर। अगर आप 25 के लिए पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, ताकि जब एग्जाम हो ना, आप उसको इतने बार पढ़ चुके हो कि जस्ट आपको पढ़ना भी ना पड़े, आपने पेज पलटाए और आपको चीज़ें याद हो गई। तो आप डेली रिवीजन करो, डेली 5 चैप्टर्स जो अब तक पढ़ चुके हो उसको रिवाइज किया करो। विदाउट रिवीजन कुछ भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगर रिवीजन नहीं करोगे सब साफ हो जाएगा, विदाउट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता। तो रिवीजन तो करना ही है। अभी पढ़ो, अपना टाइम टेबल बना लो कि अभी मैं आज का चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया, और पिछले जो 5 चैप्टर से इसका रिवीजन किया। रिवीजन की एक टेक्निक मैंने कई बार आपको बताई कि आपने अगर लास्ट 5 टॉपिक्स किए तो उनको बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स में लिख लो कि ये 5 है, 5 को एक पेज पे लिख लिया, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे उसको आपने दूर कर लिया। तो जब आप साल भर इस तरीके से पढ़ते हैं तब आपको प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू so much.